कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। मैं बहुत दिनों से बात करने का सोच रही थी, तो फिर मैंने कहा कि फिर मैंने सोचा कि लॉन्ग मार्च की कुछ हकीकत कौम के सामने आ जाए, तो उसके बाद मैं कौम से बात करूंगी। सबसे पहले तो मैं सदफ नईम जो है चैनल 5 की रिपोर्टर, उनकी शहादत पर, क्योंकि वो लाइन ऑफ ड्यूटी में शहीद हुई हैं, अपना फर्ज अदा करते हुए शहीद हुई, जिसका मुझे बेहद अफसोस है। उनकी माँ को मैंने देखा, उनके दो छोटे बच्चे हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे। अल्लाह ताला उसके बच्चों को, उसकी माँ को, घर वालों को सब्र अता फरमाए। बहुत तकलीफ हुई उनकी वो तस्वीर देखकर और वो वीडियोस देखकर जो सोशल मीडिया पे वायरल थी। लेकिन इतनी कीमती जान गई, बच्चों की माँ इस दुनिया से चली गई, तो मैं ये सोच रही थी कि ये लॉन्ग मार्च जिसको वो कवर कर रही थी, वो लॉन्ग मार्च क्या है, उसके मकासद क्या हैं। या तो कोई एक ऐसा शख्स ये काम करे जिसने, जो इक़्तिदार में ना रहा हो, उसने अवाम से कुछ वादे किए। 4 साल ये फितना जो है हुकूमत में रहकर, इसमें कोई आप एरिया उठा लें, चाहे वो इकोनॉमी हो या वो फॉरेन रिलेशंस हो या वो फॉरेन पॉलिसी हो या वो गवर्नेंस हो, कौन सा ऐसा एक कोई भी एरिया है जो आप उठा ले जिसमें इसने मुल्क की तबाही नहीं की। और 4 साल में कर्जे कहाँ चले गए मुल्क के, 4 साल में इकोनॉमी कितनी जमीन के जेरे जमीन चली गई, और जो महंगाई के हालात हो गए। इस शख्स को तो बोलने के काबिल नहीं रहना चाहिए, और ये शख्स जुलूस लेकर सड़क पे निकला हुआ। और फिर जो इनके लॉन्ग मार्च की हिफाजत के लिए, उतने लोग लॉन्ग मार्च में नहीं होते जितनी हिफाजत के लिए पंजाब पुलिस के लोग होते हैं। तो ये जो करोड़ों अरबों रुपया कौम का, टैक्स पेयर का एक ऐसे मार्च के लिए खर्च हो रहा है, उसकी हिफाजत के लिए खर्च हो रहा है, जिस मार्च के कोई मकासद समझ नहीं आते, मार्च का कोई कौमी मकसद नहीं है। तो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इतनी बेदर्दी से कौम का पैसा खर्च करना, इतनी बेदर्दी से कौम के वसाइल को लूटना, इसके लिए भी मुजरिमाना गफलत और मुजरिमाना जो जहनियत है वो उसकी जरूरत है। फिर जिस साजिश का बयानिया इन्होंने घड़ा, एक के बाद एक वो साजिश का झूठ, एक के बाद एक जो झूठ इन्होंने, जो फतूर इन्होंने बुना, वो एक के बाद एक उसकी हकीकत ऐसी कौम के ऊपर वाजे हुई। आप देखें ना, आज इसके जो लॉन्ग मार्च है उसमें लोग क्यों शामिल हैं, अवाम क्यों लाताल्लुक है, और अवाम ने क्यों शिरकत नहीं की। उसकी एक वजह है, उसकी कोई तो वजह होगी ना। उसकी वजह सिर्फ यही है कि अवाम को इसका असली चेहरा इसका नजर आया है। जो इतने इसने बड़े बड़े झूठ बोले हैं, अवाम को उस सच का पता चला है, और इसने सोचा था कि झूठ बोल के अवाम को गुमराह कर लूंगा और मेरा सच कभी अवाम के सामने नहीं आएगा। तो ये बहुत बड़ी भूल में था, बहुत बड़े जोन में था, और इसको पुलिस को हमेशा लगता है कि वो हमेशा उनका वो बुली करके कामयाब हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो आई थिंक लॉन्ग मार्च इनका आखिरी प्लान था। पहले जो इनका प्लान था वो ये था कि साजिश का झूठा बयानिया घड़कर हम एक प्रेशर बिल्ड करेंगे। वो जलसे जुलूस जो इन्होंने किए, जिसमें उन्होंने खराफात बोली, झूठ बोले, इन्होंने सोचा कि वो प्रेशर बिल्ड करके हम जल्दी इलेक्शन जो है वो ले लेंगे। और उसका भी मकसद जो है वो नवंबर में जो नए आर्मी चीफ की तकर्री होना थी, वो हदफ इसका वही था। क्योंकि उन्हीं में से कुछ लोग उनको सिखा भी रहे थे, पढ़ा भी रहे थे, जिनका आखिरी तकिया सिर्फ इमरान खान था। और क्योंकि उनके गुनाहों की, उनके जराइम की फहरिस्त इतनी लंबी है कि वो सब अब उनको इमरान पर तकिया करना पड़े। तो वो जब नाकाम हो गया, हुकूमत खत्म नहीं कर सका, इलेक्शन की डेट नहीं ले सका, तो फिर इसने बादले नाखास्ता ये लॉन्ग मार्च का प्लान इसने रखा था। ये भी, इसका कोई मकसद कौमी नहीं है।
अवाम के मसाइल और अवाम की जो तकलीफात हैं, इस लॉन्ग मार्च का उससे दूर दूर का ना कोई ताल्लुक है, ना वो आपको इनकी तकारीर में नजर आए। इसका एक ही हदफ है, जैसे नवाज शरीफ साहब ने चंद दिन पहले जो ट्वीट की थी जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि इसका एक ही हदफ है, और वो हदफ जो है वो ये है कि आर्मी चीफ की जो तकर्री है नवंबर, वो ये हुकूमत ना कर सके, और उसमें ये रखना डालना चाहते थे। ये अपनी 22 साल जिद्दोजहद की बात करते हैं, लेकिन 22 साल जिद्दोजहद मुशर्रफ की गुलामी से शुरू होकर पाशा, जहीरुल इस्लाम, और फिर वो जिनको ये हाथ, नाक, कान, आंखें कहते हैं, और जिसके बारे में परवेज इलाही साहब ने खुद ये कहा कि ये उनकी नापियां बदलते रहे। तो ये सारा उन्हीं पे इनका तकिया है, उन्हीं पे दारोमदार है इनका। और इंशाअल्लाह ताला इसका ये प्लान भी फेल होगा। इसको अब ये पता होना चाहिए कि तकर्री जो है आर्मी चीफ की, राइटफुली, कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली उसको शहबाज शरीफ साहब बतौर वजीर आजम करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला वो एक अच्छे माहौल में होगी, पीसफुली होगी, ना उससे इमरान खान साहब का कोई लेना है ना देना है। ये इंशाअल्लाह इसमें नाकाम होंगे। और आज जो आप देख रहे हैं कि इनके फ्रस्ट्रेशन का लेवल है, इनको पता है कि जो आखिरी कार्ड था वो भी इनके हाथ से निकल गया है। लॉन्ग मार्च में लोगों ने शिरकत नहीं की। भाई, लोग क्यों आपके लॉन्ग मार्च में शिरकत करें, या माओ के बेटे क्यों आपके लॉन्ग मार्च में शिरकत करें, जबकि आपके अपने बेटे लंदन में महफूज तरीन मकामात पर हैं और उनको कोई खतरा नहीं है, वो सड़क पर रुल नहीं रहे, वो धक्के नहीं खा रहे आपके झूठों की खातिर। तो कौम के बेटों को क्या जरूरत पड़ी है कि वो आपके झूठों का दिफा करने के लिए, आपकी चोरियों का दिफा करने के लिए, आपके डाकों का दिफा करने के लिए सड़कों पे निकले। एक तो ये वजह है, और दूसरी ये वजह है कि अब ये अभी भी वही एस्टैब्लिशमेंट ढूंढ रहा है जो इसके हाथ बन जाए, जो इसके आंखें बन जाएं, जो इसके नाक बन जाएं, जो इसके कान बन जाएं। और अवाम को इस बात का पता है, इसलिए आप देखें कि लॉन्ग मार्च आज कितने 5 दिन हो गए हैं शायद लॉन्ग मार्च को। 5 दिन में वो जो पार्ट टाइम लॉन्ग मार्च है उसको पार्ट टाइम लॉन्ग मार्च कहना चाहिए। खाना खा के दोपहर का ये घर से निकलते हैं लाहौर से, और फिर शाम की चाय पीने के लिए घर वापस चले जाते हैं। तो ये जो पार्ट टाइम लॉन्ग मार्च है ये 2 दिन में 2 घंटों में खत्म हो जाता है। हर 10 मील के बाद ये वापस लाहौर आ जाते हैं। और पांच दिन से ये जो लॉन्ग मार्च है ये लाहौर में ही फंसा हुआ है, लाहौर से बाहर नहीं निकल सका। और कल हम ये सुन रहे थे कि ये लॉन्ग मार्च जो है वो अभी 9-10 दिन में भी नहीं पहुंचेगा इस्लामाबाद। तो भाई, जब आप 3 बजे दोपहर को शुरू करके शाम को 6 बजे लॉन्ग मार्च खत्म कर देंगे, वो तो महीना नहीं पहुंचेगा। उसका ये तो मतलब नहीं आप ट्रैफिक से, चलती हुई ट्रैफिक से खिताब कर रहे होते हैं, और कोई मजमा नहीं होता आगे, कोई बस चंद लोग जो आपके कंटेनर के आगे पीछे होते हैं वो होते हैं, और उसके बाद वो जो वहां से ट्रैफिक आ रही होती है वो ट्रैफिक के रश को आप दिखा रहे होते हैं कि ये इसका लॉन्ग मार्च है। तो भाई, इस तरह तो 1 महीना भी लॉन्ग मार्च नहीं पहुंचेगा, क्योंकि 2-3 घंटे रोज लॉन्ग मार्च, एक वो ऐसी कोई एक्टिविटी है 2-3 घंटे बाद वो खत्म हो जाती है। तो आज सुना है कि गुजरावाला में लॉन्ग मार्च अपना पूरा दिन स्पेंड करेगा। तो गुजरावाला के शहरी तो ना सिर्फ बहुत अकल और शऊर रखते हैं, बल्कि जज्बा भी रखते हैं और सियासी दानिश भी है उनको। तो गुजरावाला के शहरियों को मैं ये जरूर कहूंगी कि जो घंटा घर है उनका वहां पर, उस पे जरा, जो घंटा घर पे घड़ी लगी हुई है उसकी जरा हिफाजत करें, क्योंकि घड़ी चोर जो है वो गुजरावाला में फिर रहा है। और आप ये देखें कि जिस शख्स ने इतने बड़े बड़े झूठ बोले, सफाकी से बोले, चालाकी से बोले, और वो इस किस्म के झूठ थे कि उन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी को, पाकिस्तान की जो एक बैरूनी ममालिक से ताल्लुकात थे उसको, पाकिस्तान की अंदरूनी स्टेबिलिटी को उसने दाव पे लगा दिया उन झूठों ने। और इतने बड़े बड़े संगीन वो झूठ थे कि उनके उसका सच बताने के लिए जो DGI हैं, DGISPR हैं, उनको मैदान में आना पड़ा, उनको अपनी खामोशी तोड़नी पड़ी, उनको सच कौम के सामने रखना पड़ा।
ये जो DGIS हैं इनके बारे में ये मशहूर है कि ये वो जो एक ग्लैमर ग्लिट्स तवज्जो से दूर रहते हैं और अपनी तस्वीर भी या अपनी वीडियो भी आने नहीं देते। तो एक ऐसे प्रोफेशनल शख्स को जब कौम के सामने आके सच बताना पड़ा तो आपको उससे हालात की संगीनी का इदराक होगा कि कितने झूठ इसने बोले हैं जिससे कौम को नुकसान हुआ है, मुल्क को नुकसान हुआ है। और फिर आप ये देखें कि जिनको ये कहता रहा कि मैं रात के अंधेरे में जिनके पांव पकड़ता है, दिन के उजाले में ये उनके गिरेबान पकड़ता है। और फिर जो मुलाकात इसने प्रेसिडेंसी में आरिफ अलवी साहब की मौजूदगी में की, उस मुलाकात का इसने मीर जाफर हैं, मीर सादिक हैं, ये जानवर हैं, ये ऐसे हैं, और उन्हीं से रात के अंधेरे में चुप करके मिलते हैं। और वो DGIS आके रिवील करते हैं। खबरें तो फैली हुई थी, लोगों को पता था इनकी मुलाकात हुई है, और लोगों को ये कोई और झांसे देता रहा, रात को छुप छुप के मिलता रहा। वो तो फिर भांडा तो फूट गया, इसने तो फिर भी आवाम को सच नहीं बताया। ना इसने अपनी पार्टी को सच बताया, ना इसने अपनी पार्टी के मेंबर्स को सच बताया। वो तो जब कौम के सामने सच आ गया तो इसके पास तो उन वो जो सच है उनका कोई जवाब नहीं है। कौम इतनी देर से इंतजार कर रही है, हम इंतजार कर रहे हैं कि जो इल्जामात इसके ऊपर लगाए गए हैं, जो संगीन हकायक बताए गए हैं, उसका कोई जवाब आएगा। लेकिन जवाब नदारद, उसकी वजह यह कि जवाब है नहीं। सारा जोर इसीलिए रखा हुआ है गाली गलोच के ऊपर। ओए फला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम पे 10 अरब का हर्जाने का दावा करूंगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनका जाती नौकर है। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हो। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपने लगाया है, और जब तक वो आपकी जो जराइम है उसको सामने नहीं लाया, उससे अच्छा चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोई नहीं था। और आज जब उसने हकायक, उसने कोई कहानियां नहीं गढ़ी तुम्हारी तरह, कोई इकामा पर नाअहली नहीं हुई। आज उसने हकायक कौम के सामने रखे हैं कि तुमने ये चोरी की है, तुमने मनी लॉन्ड्रिंग की है, तुमने तोशा खाना का माल लूटा है। वो उसने कौम के सामने रखा। तुम कहते हो मैं 10 अरब का हर्जाना करूंगा। किस चीज का हर्जाना करोगे? हर्जाना करोगे वो जीत जाएगा, क्योंकि उसने सच्चाई लिखी है, उसने हकायक लिखे हैं, उसने सबूत दिए उसके। और कहता है कि उससे 10 अरब रुपया लेकर हर्जाना मैं शौकत खानम को दे दूंगा। तो ये नहीं बताया कि जब मैं 10 अरब का हर्जाना लेके शौकत खानम को दे दूंगा तो उसके बाद वही हर्जाना मैं शौकत खानम से लेकर अपनी जेब में डाल दूंगा, क्योंकि आप यही करते आए। और फिर आप ये देखें कि इतनी संगीन नौयत की बात, एक शख्स जो अपने आप को जमहूरी लीडर कहता है, मैं उसको नहीं लीडर मानती, मैं उसको जमहूरी शख्स भी नहीं मानती, मैं उसको सियासतदान भी नहीं मानती। वो एक फॉरेन फंडेड फितना है, एक इंतशार के लिए पाकिस्तान में लॉन्च किया गया और उसके लिए पैसे दिए गए। तो वो शख्स जब जमहूरियत की बात करता है तो इंसान का सर शर्म से झुक जाता है। आप ये देखें कि जमहूरियत की बात करने वाला क्या बात कर रहा है। वो जब उसको अपनी हुकूमत जाती हुई नजर आई तो वो चीफ अवामी स्टाफ को ये कह रहा है कि आप मेरी हुकूमत को घर ना भेजे, आप मुझे घर ना भेजे, भले आप ताहयात एक्सटेंशन ले लें, हमें कोई इतराज नहीं, भले आप अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सटेंशन ले लें, हमें कोई इतराज नहीं। जिसको ये रात को या बंद कमरे में या बंद दरवाजे के पीछे ये कहता रहा कि आप एक्सटेंशन ले लें और ताहयात एक्सटेंशन ले लें, उसको अब ये कहता है ये गद्दार है, ये जानवर है, ये मीर सादिक है, ये मीर जाफर है। भाई इतनी कुर्सी से मोहब्बत और लालच मैंने किसी को नहीं देखी कि उसका सरापा झूठ हो, और पीछे से जब अंदर कमरों के अंदरूनी बातें जब खुले तो वो तो कोई और ही नक्शा पेश कर रही है बात। और फिर कहता है कि मुझे एस्टैब्लिशमेंट ने बताया था कि ये चोर है। इस बात मेरा ख्याल है कि ये जो इन्होंने कहा कि मुझे एस्टैब्लिशमेंट ने ये बताया था कि ये चोर है, और ये सिर्फ इमरान ने बात नहीं की, ये बात कुछ सहाफियों ने भी की है कि हमें तो ये बताया गया था कि ये चोर है। और जब इमरान ने कहा कि मुझे एस्टैब्लिशमेंट ने बताया था ये चोर है, तो मेरा ये जाती ख्याल है कि इससे बड़ा सबूत नवाज शरीफ साहब की बेगुनाही का कोई और हो नहीं सकता, जो इमरान ने खुद कौम के सामने रख दिए। मेरा ख्याल है कि शौकत अजीज सदीकी साहब ने भी बहुत बड़े रेवलेशंस किए हैं, बहुत बड़े हकायक, होशरुबा जिसको हकायक कहते हैं, वो कौम के सामने रखे। अरशद मलिक मरहूम ने भी बहुत
संगीन इंकशाफात किए कि किस तरह नवाज शरीफ साहब को मिली भगत के तहत सजाएं दी गई। लेकिन मैं समझती हूँ कि अरशद मलिक साहब हैं मरहूम, और जो शौकत अजीज सदीकी साहब है, इनके भी इंकशाफात से बड़ा इंकशाफ इमरान ने ये किया है कि नवाज शरीफ बेकसूर है और मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि ये चोर हैं। तो वो इस्टेब्लिशमेंट ने आपको जो भी पर्ची लिख के दे दी, आपने वो कौम के सामने पढ़ के सुना दी। तभी जब आज मेरा अपील चल रही थी ये पनामा वाली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो जजेस बार बार रिपीटेडली सबूत मांगते रहे नैब से। तो कभी नैब को कोरोना हो गया था, कभी नैब वो कह रहे थे कि हमारा सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल चला गया है, कभी वो कहते थे कि जी हमें तकलीफ है, हमसे उठा नहीं जाता, और बार बार वो वकला को बदलते थे, और उसी आड़ में ये महीने महीने की जो डिले है वो एडजर्नमेंट्स जो है वो ले लेते थे। तो आज मुझे समझ आ रही है कि वो सबूत क्यों नहीं था। वो सबूत इसलिए नहीं था कि इनको पर्ची पे किसी ने लिख के दे दिया ये चोर है, ये पीछे ये वो शुरू हो गया। तो ऐसी बात नहीं है। बात ये थी कि आपको पता था कि इल्जामात की बुनियाद पर कभी अगर सजा हो भी जाए तो वो शॉर्ट लिव्ड होती है, उसको मिटना ही होता है, एक ना एक दिन सच को सामने आना ही होता है। तो अगर आपको इस्टेब्लिशमेंट ने ये कहा था, तो जब आपसे सबूत मांगे गए अदालत में, तो आपको ये कह देना चाहिए था कि मेरे पास सबूत सिर्फ यही है कि क्योंकि मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था तो मैंने कह दिया। आपके पास सबूत भी यही है कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि ये चोर है, तो मैं अदालत में चला गया। अदालत में ये बातें नहीं चलती। अदालत में आपको सॉलिड एविडेंस चाहिए होता है, प्रूफ चाहिए होता है, आपको जो इररिफ्यूटेबल एविडेंस चाहिए होता है। इसीलिए कोई बनाया गया मुकदमा अदालत में टिक नहीं सका, एक पेज के बावजूद। तो ऐसी भी बात नहीं है कि आपको इस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया कि ये चोर है और आपने चुप करके मान लिया। आपको पता था कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपको पता था कि आप बुहतानबाजी कर रहे हैं, आपको पता था कि आप एक ऐसे शख्स पे जिसने कुछ नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, आप उसके खिलाफ साजिश रचा रहे। उस साजिश का सबसे बड़ा मोहरा आप थे, क्योंकि बशीर मेमन को इस्टेब्लिशमेंट ने बुला के अपने ऑफिस में, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में नहीं कहा कि आप मेरे मुखालिफिन को पकड़ लो, और जो चेयरमैन नैब थे उस वक्त के, उनको उनकी वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल नहीं किया इस्टेब्लिशमेंट ने, आपने किया था वो, क्योंकि आपको पता था कि आपका जो ओपोनेंट है वो बेकसूर है। आपने उसको चोर साबित करने के लिए आपको और किस्म के हथकंडों की जरूरत है, जिसमें किसी को किसी की वीडियो दिखाना। वो तैयबा गुल को आपने रखा प्राइम मिनिस्टर हाउस में 1 महीना, इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं रखा। और फिर देखें, बात यह है कि आप ही के सामने शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने इंकशाफात किए, आप ही के सामने अरशद मलिक ने इंकशाफात किए। आपने तब भी इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं थी कि कौम से आके माफी मांगते, नवाज शरीफ से आप आके माफी मांगते। आज उसके जब आपकी बनाए हुए झूठे केसेस जब जमीन बोस हो रहे हैं, तो आप कहते हैं कि उसको एनआरओ मिल रहा है। आपको शर्म नहीं आती है बात करते वक्त? कौन सा एनआरओ? एनआरओ नहीं मिल रहा नवाज शरीफ को। आपके झूठों की कलई खुल रही है, आपकी साजिशों का जो ताना बाना, जो जाल आपने बुना था, वो अपनी अंजाम को पहुंच रहा है। आपका वक्त खत्म हो चुका है, और ये सच अब कौम के सामने आएंगे। और अभी तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, अभी बहुत मजीद सच जो है वो कौम के सामने आएंगे। और डरपोक कितने हो। आज तुम नवाज शरीफ को चैलेंज कर रहे थे कि जहां से मैं इलेक्शन लड़ूं, तुम इलेक्शन लड़ो आके वहां से, मैं तुम्हें हराऊंगा। तुम तो तब नवाज शरीफ को नहीं हरा सके 2018 में, जब आरटीएस को बंद करना पड़ा। नवाज शरीफ की पार्टी को तुमने तोड़ने की कोशिश की, और उस वक्त तुम उनके साथ मिलके खड़े थे। तुमने नवाज शरीफ के जो लोग हैं, जो विनिंग इलेक्टेबल्स जो थे, तुमने वो एक एक करके उनको डरा के, धमका के उनको पार्टी टिकट या तो उनसे वापस लिया या उनको चुन चुन के डिस्क्वालीफाई किया। नवाज शरीफ साहब की बेटी को तुमने जेल में डाला, नवाज शरीफ साहब को तुमने इलेक्टोरल फील्ड से बाहर किया, और उसके बाद भी तुम नहीं जीत सके तो तुम्हें आरटीएस बंद करना पड़ा। और इसके जिम्मेदार तुम हो, इसलिए कि तुम सबसे बड़े उसके बेनिफिशियरी हो।
और आज तुम अपनी ही छोड़ी हुई सीट्स जब उनमें से आधी तुम हार जाते हो। हर दफा जब ये 4-5 सीट्स पे इलेक्शन होता है, 1-2 हार जाता है, अपनी ही छोड़ी हुई सीट्स हार जाता है और अपनी ही छोड़ी हुई सीट्स में कमी आ जाती है तो कहता है मैं जीत गया। भाई अभी तो तुम्हें नवाज शरीफ को तो अभी लेवल प्लेइंग फील्ड मिली नहीं है। तुम्हारा जो सबसे बड़ा ओपोनेंट है वो तो फील्ड में है ही नहीं, जिसके नाम से उसकी पार्टी चलती है, जिसके नाम पे वोट पड़ता है, वो तो अभी मैदान में है ही नहीं। तुम्हारा मुकाबला तो उस दिन, तुम्हारा तो असली जो तुम्हारा लेवल है वो उस दिन सामने आएगा जिस दिन नवाज शरीफ इलेक्टोरल फील्ड में इंशाल्लाह ताला वापस आएगा और तुम्हारे लगाए हुए झूठे इल्जामात और तुम्हारी बुनी हुई साजिशों के जाल से क्लियर होके आएगा इंशाल्लाह ताला। और वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि मेरा जो अपील थी उसमें जजेस के ये रिमार्क्स हैं कि नवाज शरीफ का कोई जुर्म साबित नहीं हुआ जिस जुर्म पे मरियम नवाज को सजा मिली थी। तो अभी तो तुम इंतजार करो, तुम्हारा कच्चा चट्टा अभी जो रह गया वो भी कौम के सामने आएगा इंशाल्लाह। तो एस्टैब्लिशमेंट ने तुम्हें ये बता दिया कि ये चोर है, तो क्या तुम्हें एस्टैब्लिशमेंट ने कहा था कि 5 कैरेट की हीरे की अंगूठी मांगो? तुम्हें एस्टैब्लिशमेंट ने कहा था कि तोशा खाना के सारे गिफ्ट्स जो हैं वो तुम, उसमें हीरो के सेट्स भी थे, उसमें घड़ियां भी थी, वो सारे तुम घर ले जाओ और उनको जाके खुफिया बेच दो और उसके बाद वही जो उसकी जो पैसे तुम्हें आए वो तुम डिक्लेयर भी ना करो, उसके बारे में तुम झूठ बोलो, ये भी तुम्हें एस्टैब्लिशमेंट ने कहा था। तो एस्टैब्लिशमेंट ने तुम्हें कहा था कि 50 अरब रुपए की रकम जो है वो तुम साइफन ऑफ कर दो, ये तुम्हें एस्टैब्लिशमेंट ने कहा था। तुम्हें एस्टैब्लिशमेंट ने कहा था कि जो पिंकी पीरनी है उसको अपना फ्रंट वुमन बनाओ और जितना माल लूट सकते हो लूटो। अभी एक बहुत बड़ा स्कैंडल और आ रहा है जिस तोशा खाना पे अभी इसकी नाअहली हुई है, जिसके बारे में इसने हमेशा की तरह ढिठाई से झूठ बोला है कल कि मुझे तो अदालत ने कहा है कि मैं नाअहल नहीं। अदालत ने कोई ऐसी बात नहीं की। अब इस शख्स को ये पता नहीं है, अब वो अपने जो लोग हैं, जो इसकी पार्टी है, जो भानुमति का कुंभा जगह जगह से जोड़ के, कुछ पीएमएलएन से लोग लेके, कुछ पीपल्स पार्टी से लेकर, कुछ बाकी जमातों से लेकर जो इसने लोटों की जमात खड़ी की हुई है, वो देख रहे हैं कि इसके सर से दस्ते शफकत उठ गया है। अब ये अपने गुनाहों की वजह से, अपने जराइम की वजह से डिस्क्वालीफाई होगा, तो वो भी अब इसके साथ नहीं खड़े, लॉन्ग मार्च में वो इसके साथ शामिल नहीं है। ये उनको तसल्ली दे रहा था कल झूठी कि मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ, झूठ बोल रहा था। अदालत ने ऐसी कोई बात नहीं की, अदालत को इस झूठ का नोटिस लेना चाहिए। तो अभी तो जिस तोशा खाना के जिस केस में इसको सजा हुई है, डिस्क्वालीफाई हुआ है, ये अभी तो ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी तो कौम को ये पता चलेगा कि जो डायमंड की ज्वेलरी बनाने वाली सबसे बड़ी और सबसे महंगी दुनिया की एक ज्वेलर्स हैं जिनको ग्राफ कहते हैं, वो ग्राफ का कोई सेट इनको तोशा खाना में मिला था, जिसकी जो इसने 2 करोड़ रुपए देके तोशा खाना से लिया और 22 करोड़ में इसने दुबई में वो सेट बेचा। अभी तक उसको मिला के उसकी हकीकत अभी कौम के सामने आएगी। ये तकरीबन 50 करोड़ तक का अभी तक इसने जो तोशा खाना, जो बैतुल माल जिसको कहते हैं, जो कौम की अमानत है, वहां से ये चोरी करके तो ये बेच चुका है। इसका कोई हिसाब किताब कौम के सामने नहीं है, इसका कोई जो इसने उसको डिक्लेयर नहीं किया, कुछ नहीं किया। और अब आप जब इसकी इन्वेस्टिगेशन अब हो रही है तो जो इनकशाफात सामने आएंगे उससे कौम दंग रह जाएगी। और अभी जो इसका फॉरेन फंडिंग केस है, जिसको इन्होंने अब मनी लॉन्ड्रिंग केस कहना शुरू कर दिया है एफआईए ने, तो जिसने आप ये देखें कि ये इसके ऊपर हर वो इल्जाम साबित हुआ है इसके खुद के ऊपर जो इसने कभी दूसरों पे लगाया था। किसी और के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हुई है। आप देखें ये चंद दिनों में साबित शुदा मनी लॉन्ड्रर बन के कौम के सामने आएगा। इसने ना सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग की बल्कि उसको छुपाया, मिस डिक्लेरेशंस की। और आप इसकी जुर्रत देखें, तकरीरों में ये कहता है कि मतलब कोई जमहूरी फसाद भी नहीं रखा। तकरीरों में उनको कहता है कि हम तो इसलिए छुप छुप के मिल रहे थे। इसके पार्टी के लोग ये कहते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये बात की, असद उमर साहब ने ये बात की
कि हम तो जल्दी इलेक्शन चाहते थे, तो हम तो इस्टेब्लिशमेंट से इसलिए मिल रहे थे। तो भाई आपको जल्दी इलेक्शन अगर किसी ने देना है तो वो इस्टेब्लिशमेंट ने देना। आपकी तो एबीसी सियासत की गलत है, आपकी तो बेसिक फाउंडेशन जो बनी हुई है वही गलत है सियासत की। आप किससे मांग रहे हैं? इस्टेब्लिशमेंट से इलेक्शन मांग रहे हैं। इलेक्शन कराना या ना कराना इस्टेब्लिशमेंट का काम है। आपको ये बात करते हुए भी शर्म आनी चाहिए। अपना कोई आपने जमहूरी फसाद ही रख लिया होता, कोई आपने कोई निकाब भी ओढ़ लिया होता कि इंसान को समझ तो आती आप कह क्या रहे हैं। और आपकी एबीसी गलत तो सियासत की होगी, क्योंकि आपके जो टीचर्स हैं वो जनरल पाशा और जनरल जहीरुल इस्लाम, तो वो तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो गलत होंगे ही होंगे, तभी आप जो इस्टेब्लिशमेंट है उससे इलेक्शन मांग रहे हैं। जब आप ऐसे उस्ताद रखेंगे हाथ नाक और कान जैसे और हाथों जैसे, तो फिर आपको यही तालीम मिलेगी। पाकिस्तान की जो जमहूरी जिंदगी है, पाकिस्तान की जो सियासी जिंदगी है, उसमें कम बेशतर मेरा ख्याल है बहुत सारे, बल्कि हर सियासी जमात ने किसी न किसी मौका पर इदारों पर तनकीद भी की है, और जो उंगलियां हैं वो भी उठी हैं, मगर उस तनकीद का मकसद भी कुछ फर्क है। वो कौम के सामने होता है, वो किसी इस्लाह के लिए थी, किसी इशू पे बेस थी, किसी गलती का एहसास दिलाने के लिए थी, किसी जमहूरी असूल के तहत थी। इसकी जो तनकीद है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, वो ना किसी नजरिए की वजह से है, ना वो किसी जमहूरी असूल की वजह से, ना ही वो किसी जाती असूल की वजह से। वो सिर्फ इसलिए है कि अल्लाह का वास्ता है मेरे सर पे दोबारा से दस्ते शफकत रखो, मेरी बैसाखियां बन जाओ, मेरे हाथ नाक और आंखें बन जाओ, और वरना मैं गालम गलोच करूंगा, वरना मैं मीर जाफर कहूंगा, मैं मीर सादिक कहूंगा, मैं जानवर कहूंगा। देखिए, तनकीद का भी ना कोई मेयार होना चाहिए, तनकीद का भी कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए। आप आइन के अहकामात की तामील के लिए या आइन के जो बाउंड्री उसने खींच दी है उसमें रहने के लिए आप तनकीद कर सकते हैं, आप कानून की हुक्मरानी की बात कर सकते हैं, आप मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ की बात कर सकते हैं। कल आपने ये मुझे मुझे जाती तौर पे बतौर पाकिस्तानी मुझे बहुत तकलीफ हुई जब आपने इखलाक से नहीं गिरा हुआ बल्कि घटियापन की हद को आपने छूता हुआ एक बयान दिया। आपकी भले लड़ाई जो है वो होगी बड़ों के साथ, आपको तकलीफ है कि उन्होंने आपकी जो नाअहल और नालायक हुकूमत को गिरने से क्यों नहीं बचाया, वो आपका जाती ग्राइप पे होगा। लेकिन उससे कतई नजर आपने कल जो बात की, मुझे उसकी जाती तौर पे बतौर पाकिस्तानी बहुत तकलीफ हुई। आपने कहा कि ये चौकीदार हैं और इन चौकीदारों को तुम तनख्वाह देते। आपने तज़हीक आमेज अंदाज में आपने उनको तनख्वाह का ताना दिया, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं ये सोच रही थी जब मैं इलेक्शन कैंपेन के लिए आज़ाद कश्मीर के बॉर्डर्स पे गई, तो मैंने वहां देखा किस तरह जो सिपाही हैं, किस तरह जो फौजी जवान हैं, वो अपने घरों से दूर रहकर अपनी मिट्टी की, अपने वतन की, अपनी जमीन की, अपनी कौम की, अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं। तो आपने उनको इस तरह से जो तज़हीक आमेज लहजे में आपने तनख्वाह का ताना दिया, हकारत से वो नाम लिया, आपको शर्म आनी चाहिए। उनको वतन के लिए जो वो कुर्बानी देते हैं, जाने देते हैं, तो ये बात आपकी मुनासिब नहीं थी। मैं सोचती हूँ कि जो सिपाही खड़े होते होंगे बॉर्डर्स के ऊपर, उनके दिल पे ये बात कितनी गरां गुजरी होगी। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि वो मुल्क के मुहाफिज हैं, बनी गाला के मुहाफिज नहीं। वो मुल्क के मुहाफिज हैं, वो इमरान खान की हुकूमत के मुहाफिज नहीं, वो मुल्क के मुहाफिज हैं, वो आपकी डकैतियों और चोरियों के मुहाफिज नहीं। और एक और बयान कल मेरी नजर से गुजरा कि इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में स्टेटमेंट जमा कराई कि मुझे तो इल्म नहीं था 25 मई के अहकामात का, जब
अदालत ने इनको कहा कि आप रेड जोन में नहीं आएंगे। इतना ब्लेटेंट आपने झूठ कौम के सामने बोला, क्योंकि अभी 25 मई की जो वो वीडियोस हैं, जो फुटेज है, जो आपका लाइव बयान चला मीडिया के ऊपर, उसमें आपने 25 मई को कंटेनर पे खड़े होकर ये ऐलान किया कि मेरे लोगों सारे इस्लामाबाद आ जाओ, जो रेड जोन हमें इजाजत मिल गई है इस्लामाबाद में और रेड जोन में एंटर होने की। तो आपका क्या ख्याल था? कल जो आपने लिखा हुआ बयान सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया कि मुझे इल्म ही नहीं था, तो लोगों को 25 मई को आपका वो जो आपने मीडिया पे बयान दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट से अभी अभी हमें पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी उठा ली, तो आपका क्या ख्याल है, लोग वो चीज भूल गए थे? आपने कल लिख कर दिया सुप्रीम कोर्ट को इतना बड़ा झूठ। और अफसोस मुझे ये नहीं कि आपने झूठ बोला है, अफसोस मुझे सिर्फ इस बात है, मैं आपसे सच एक्सपेक्ट ही नहीं करती। आपकी परवरिश भी झूठों में हुई है, आपकी सियासी ट्रेनिंग भी झूठों में हुई है, आपकी सियासी परवरिश झूठों में हुई है। आप झूठ ना बोले तो आप एक दिन किसी सियासी मैदान में टिक नहीं सकते। मुझे उसका अफसोस नहीं है और ना मुझे उस पर कोई हैरानगी है, क्योंकि आपका काम ही झूठ बोलना। मुझे अफसोस ये है कि उस झूठ की कोई पकड़ नहीं है। मुझे अफसोस इस बात का है कि जब अदालत ने ये कह दिया कि हो सकता है क्या इमरान खान को खबर ना मिली हो, तो आपने, अब अदालत ने ये कह दिया था तो इमरान खान कोई पागल था वो ये कहता कि जी जी नहीं नहीं मुझे खबर मिल गई? इतना सच बोलने का हौसला तो आप में है नहीं। बात यह है कि अदालत को इसका नोटिस लेना चाहिए, अगर उन्होंने अभी तक इस झूठ का नोटिस नहीं लिया, और अगर इस तरह के झूठों का, इस किस्म के लग़्व बातों का, इस तरह के प्रोपेगेंडे का, इस किस्म की साजिशों का, इस किस्म के फितने का नोटिस अदालत नहीं लेगी, तो इस तरह के कैरेक्टर्स, इस तरह के किरदार, इस तरह के घिनौने किरदार जो है वो पाकिस्तान में पैदा होते रहेंगे। ना फिर झूठ की गिरफ्त होगी और जराइम पेशा अफराद फिर पाकिस्तान के लीडर्स बनना शुरू हो जाएंगे। जी मैडम, इस वक्त सोचा गया कि ये जो बातें आपने सब बताई, इनके ताने बाने मिलते हैं 2014 से जो लंदन प्लान बना था, जिसमें जनरल जहीरुल इस्लाम और बासी दोस्तों पर आदर सर्विस DGISI थे, इमरान खान खुद मौजूद थे, इसके अलावा परवेज इलाही साहब थे, फिर शुजात साहब थे, और यहाँ के जो एम्बेसी के भी लोग थे। चंद कदम फासले पे इन्होंने ये जो मुलाकातें की, जिसके गवाह हमारे इस वक्त रूम में भी बैठे हैं, और उसके नतीजे में एक लॉन्ग टर्म प्लान बना के आपकी गवर्नमेंट को हटाया गया। जनरल इस्लाम उस वक्त हाजिर सरवर थे, वो उस वक्त वो वर्दी में थे। क्या आप समझते हैं कि जो प्लान किया गया था उस वक्त से लेके अब तक, उसकी वजह से पाकिस्तान को ये सब कुछ आज तक जो सियासी गरमाए और दूसरी चीजें सहना पड़ी, और जो लोग उस साजिश में मुलविस थे, आप खुल के तो बात आ रही है आप सामने, क्या आप समझते हैं कि इस पे तहकीकात होनी चाहिए, उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, जो चाहे वो अदलिया से वो लोग थे जिसमें साकिब निसार साहब का नाम भी आता है, और जो एक प्लान किया गया था उस पे आपका क्या मौक़िफ़ है, MLN का क्या मौक़िफ़ है, कि जो ताकि आइंदा इस किस्म की साजिश का रास्ता रोका जाए, और अदारे ने भी कह दिया कि आप न्यूट्रल। देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि इदारे ने कह दिया कि वो न्यूट्रल है, यही उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, यही उनका आईनी किरदार है। खुशाइंद है कि अगर वो उन्होंने ये फैसला किया है और वो इस पे कायम है, ये अच्छी बात है। लेकिन देखें, बात ये है कि आपने बात की कि क्या उनकी सजा होगी, क्या उनका नाम लिया जाएगा, या क्या उनको अपने कैफरे के किरदार तक पहुंचाया जाएगा। तो मैं आपको सिर्फ साकिब निसार की मिसाल दी थी। साकिब निसार ने किसी का मोहरा बन के उसने जो इंसाफ था उसका कत्ल किया। उसने एक बेगुनाह को न सिर्फ ये कि इकामा पर निकाला, बल्कि बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला, और वहां पर इक्तफा नहीं किया। वो उन्होंने नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून की सदारत से भी हटा दिया। हर 3-4 हफ्ते बाद नवाज शरीफ को एक नई सजा सुनाई जाती थी। आज कहाँ है वो साकिब निसार साहब? आज वो किसी समाजी महफिल में जाने के काबिल भी नहीं। वो जहां जाते हैं छुपते फिरते हैं लोगों से। वो ये जो अमाल होते हैं ना इंसान के, जो गुनाह होते हैं, जो जराइम होते हैं, ये इंसान का पीछा करते हैं। भले कोई इसका बदला ले या ना ले, वो उसका पीछा करते हैं और करते रहेंगे। सच को, हकायक को एक ना एक दिन कौम के सामने आना है।
इमरान खान जो साजिश का ताना बाना बुन के यहाँ तक पहुंचा था, उसकी भी आज पूरी की पूरी हकीकत कौम के ऊपर वाजे हो गई, लेकिन वो अभी भी बाज नहीं आया। आप ये देखें कि जो भी उसको नाकामी का सामना करना पड़ रहा है, वो इक्तदार में था तो नाकाम था। पाकिस्तान में सवाए नाकामी के हर तरफ और कोई चीज नहीं थी। अब वो इक्तदार से बाहर है, किसी के कहने पे वो जो भी कर रहा है, उसको अभी तक सब उसके जो स्टेप्स हैं, जो अभी तक उसके सारे इकदाम हैं, वो सारे फेलियर। उसने जो, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि इलेक्शन लेने की कोशिश की, अब ये तकर्री के लिए दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, कोई उसकी बात नहीं सुन रहा। वो किस्सा पारीना है, वो माजी का किस्सा है। तो उसकी जो पूरी साजिश की दास्तान है ना, वो कौम के सामने है। और अगर कोई ये समझता है कि वो चुप करके पतली गली से साजिश करके जुर्म करके निकल जाएगा और वो कभी कौम के सामने नहीं आएगा, उससे बड़ा बेवकूफ शख्स। मियां साहब का भी कल ट्वीट था कि तादाद जो मर्जी कर ले इमरान खान, आज आपने उसको नया नाम दे दिया लॉन्ग मार्च को पार्ट टाइम मार्च। अगर तादाद बढ़ती है इस्लामाबाद जाके, तो पीएमएलएन के लिए कुछ फैसला है कि इमरान खान से किसी किस्म की कोई बात नहीं होती है इस पर कोई? देखिए, इसमें दो चीजें, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। मियां साहब ने कहा कि भले 2000 लोग हों या 20,000 लोग हों या ये 2 लाख लोग भी लेके आ जाए, जत्थों की बात नहीं सुनी जाएगी। इनका एजेंडा कौमी नहीं है, इनका एजेंडा जमहूरी नहीं है। तो जब जिस शख्स का, और जो इनकी जो अभी आप बातें सुन रहे हैं कि असलहा प्लान करके लेके आ रहे हैं और खून, और खुद उसने कहा है कि खूनी इनकलाब से आपने करना है, या सीधी तरह मेरी बात, जो शख्स मतलब जमहूरी शख्स का खूनी इनकलाब से क्या ताल्लुक, ये बताएं मुझे आप। जो शख्स खूनी इनकलाब की बात करता है, उसका जमहूरी उसूलों से तो दूर का भी वास्ता नहीं। तो ऐसे शख्स की बात जो कि ना जमहूरी है ना सियासी है, उसकी बात क्यों सुने? गुंडों की बात आप सुनते, दहशतगर्दों की बात आप सुनते, ये सियासी दहशतगर्द, इसकी कोई बात नहीं सुननी चाहिए। ये जाए इस्लामाबाद, इसको पहले की तरह 124 दिन छोड़ के 224 दिन बैठा रहे, किसी को इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। ये अब स्टेक होल्डर पाकिस्तान की सियासत में नहीं। दुनिया में जो लोग हैं उसको अप्रिशिएट किया कि वोट को इज्जत दे। अब देखा कि फिर ये बयानी में थोड़ी सी हम देखते हैं कि उस तरह कंटिन्यूस नहीं है। आप ये बयानी शायद इस्तेमाल नहीं करते कि आपको यकीन हो चुका है कि वोट को बाकी इज्जत मिल चुकी है। और दूसरा, जो जमहूरी हुकूमत आएगी उसको गैर जमहूरी तरीके से नहीं हटाया जाएगा। क्या आपको जो भी पाकिस्तान की ताकतें हैं उन्होंने आपको यकीन कराई? देखें, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, और बात यह है कि आज एस्टैब्लिशमेंट ने जो फैसला किया कि वो अपने आईनी के द्वार तक महदूद हो जाएंगे और सियासत में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, तो इसका बीड़ा किसने उठाया? आज किसके बयानिए को कामयाबी मिली? आज नवाज शरीफ के बयानिए को कामयाबी मिली है, जो ये कहते थे कि हर इदारा अपनी अपनी डोमेन में रहकर काम करे और सियासत में इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। और वही हुआ, जब सियासत में इंटरफेरेंस बंद हुई तो इमरान खान धड़ाम से मुंह के बल नीचे गिर गए। फिर यही होता है ना। तो ये नवाज शरीफ की ना सिर्फ ये बयानिए की कामयाबी है, बल्कि नवाज शरीफ ने ना सिर्फ इलेक्टोरल मैदान में 2018 में, बल्कि इमरान के 4 साला इक्तदार में उन्होंने इमरान को ना सिर्फ हर इंतखाबी मैदान में शिकस्त दी, बल्कि उसको पार्लियामेंट में भी शिकस्त दी है। उसकी हुकूमत खत्म हो गई है, आईनी तरीके से हुई है, और नवाज शरीफ आज अल्हम्दुलिल्लाह फातेह। और ये शख्स, इसकी किस्मत में अब यही रोना धोना और सड़कों की धूल चाटना लिखा है। एक सेकेंड, आप फरमाइए। जी बहुत शुक्रिया बीबी। सवाल मेरा ये है कि अब तो इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान न्याजी जो है वो इक़्तिदार के लिए, चाहे वो मार्शल लॉ लगाना चाहते हैं, एटम बम गिराना चाहते हैं, ये लाशों पे ढेर लगाना चाहते हैं, अब ये बड़ी बात नहीं रही पाकिस्तान की सियासत में या इमरान खान की जानिब से या तहरीक इंसाफ की जानिब से मीडिया में। सवाल ये है कि अगर ये मसनूई खूनी इनकलाब की तरफ बढ़ते हैं और किराए के जो लोग हैं, जैसा कि ऑडियो लीक हुई, लोगों को बंदूकों के लिए और बंदों के लिए कहा जा रहा है, इस पर क्या मीडिया में या जो हुकूमत है उसमें मुशावरत हुई, हुकूमत की और इदारों की आपस में मुशावरत हुई कि इस अगर मसनूई इनकलाब को, खूनी इनकलाब को जिसे कहा जा रहा है, अगर ये बढ़ता है अपनी शक्ल की तरफ, तो इसका फिर रुकाव कैसे होगा? देखिए, बात यह है कि
इस किस्म के जत्थों को रोकना, इस किस्म की साजिशों को रोकना, इस किस्म के बुलीज को रोकना पूरी कौम का फर्ज है और हर इदारे का भी फर्ज है। जो फराइज इंटीरियर मिनिस्ट्री के, हुकूमत के हैं, वो जरूर पूरे करेगी। राना सनाउल्लाह साहब, जिनको ये हकीम कहते हैं, हकीम राना सनाउल्लाह साहब ने अपना पूरा बंदोबस्त किया है, लेकिन इस सारे मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस्लामाबाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त जुडिशरी पे, और जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट में ये केस है। उनको इस चीज को न सिर्फ रोकना चाहिए बल्कि पूरी कुव्वत से रोकना चाहिए, ताकि इस किस्म के प्रेसिडेंट्स जो है वो पाकिस्तान में प्रेसिडेंट्स ना पैदा हो। सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त अदलिया की, क्योंकि जाहिर है हुकूमतों की मजबूरियां होती हैं, आप अपने लोगों पे कोई ज्यादा वो नहीं कर सकते, तो इस चीज को, इसका कला कमा होना चाहिए फॉर ऑल टाइम्स टू कम। दो सवाल है। एक तो बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान का क्या प्लान है, वो कब तक आना चाहिए। पहले इसका जवाब सुनने। बात यह है कि नवाज शरीफ साहब का मेरे जो अपील का फैसला है, अगर आप वो ये फैसला पढ़ें तो उसमें ना सिर्फ ये कि मेरी बेगुनाही साबित हुई है, नवाज शरीफ साहब की बेगुनाही भी एस्टैब्लिश हो गई है, और जजेस ने ये बात की है कि नवाज शरीफ साहब का कोई लिंक या कोई भी जो इल्जाम उन पर लगाया गया है वो साबित नहीं हो सका। उसके बाद तो नवाज शरीफ साहब के ऊपर क्या केस रह जाता है भाई। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम इसको लीगली टेकअप करेंगे, और नवाज शरीफ साहब अपने मुल्क में अपने लोगों के दरमियान होंगे। अपने वतन से दूर रहना उनके लिए बहुत बड़ी तकलीफ है। अच्छा, दूसरा सवाल इस साथ देता कि जो इमरान खान साहब बात करें तो एस्टैब्लिशमेंट ने कहा कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ उनके जो ये दो पार्टी से छोड़ रहे जो आप वो माने। इससे पहले बहुत सारे मीडिया के लोग भी ये कह चुके हैं कि उन्हें एस्टैब्लिशमेंट एक्चुअली मिसलीड किया, बाद में कहा कि उनको मिसलीड किया गया। मुस्लिम लीग भी एक्चुअली यही कहती है कि ये जो ऐसी ताकतें थी जिन्होंने ये पूरा हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट किया, उसके ऊपर फॉल्स केसेस बना। अब इसमें फिर आपने कुछ अर्सा पहले जिक्र किया था कि एक कोच का भी आपने जिक्र किया, तो आप क्या समझते हैं कि जिन लोगों ने एक्चुअली ये किया, असद उमर ने ये बताया कि उनको सुप्रीम कोर्ट जजेस ने कहा था कि वो आए उनके पास और पनामा के वजह उनको वो इंसाफ दें। आप ये समझती है कि जो सारे लोग जो इस पूरे प्रोसेस में शामिल थे, जिसको इमरान खान भी एंडोर्स कर रहे हैं, क्या उन लोगों की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए? देखिए, सिर्फ असद उमर साहब ने ये बात नहीं की, ये बात पूरी कौम के सामने तब भी आई थी जब जस्टिस खोसा ने, जब इमरान खान अपना कोई लॉन्ग मार्च तब भी कोई अनाउंस करके बैठे हुए थे। वो क्या मार्च का नाम दिया था उन्होंने तब? उसको लॉकडाउन का नाम लिया था। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इमरान को कहा, इमरान के मुंह से निकल गया है, तो यहाँ से खाली ना, इसके मुंह से निकल गया कि किसी इंटरव्यू में, आई थिंक ARY को इंटरव्यू ये दे रहे थे, या अरशद शरीफ साहब को दे रहे थे, उनको इन्होंने इंटरव्यू दिया और उनको कहा कि जी मुझे तो जस्टिस खोसा ने कहा कि तुम क्या इधर उधर फिर मेरे पास लेके आओ, मैं करता हूँ। तो वो तो साजिश का भांडा तो खुद ही फोड़ चुके थे पहले। तो ये तो नहीं हो सकता कि आप जुर्म करें और इतना संगीन जुर्म करें, एक बेगुनाह को आप सजा दें। और देखिए, नवाज शरीफ की और पाकिस्तान की सजा साथ साथ चली। नवाज शरीफ साहब ना अहल हुए, पाकिस्तान में तबाही आना शुरू हो गई। आप नवाज शरीफ से जितने भी इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के इंडिकेटर्स, आप तब के उठा लें 2017 तक के, और आज के आप उठा लें। पाकिस्तान नोज डाइव किया नवाज शरीफ साहब की नाअहली के बाद। पाकिस्तान और नवाज शरीफ इकट्ठे नीचे गए, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सिर्फ जो जुर्म है ना, ये नवाज जो उस पैनामा बेंच ने किया है, वो सिर्फ नवाज शरीफ साहब की नाअहली तक या उनको उनके जाती नुकसान तक या सियासी नुकसान तक महदूद नहीं, पूरे पाकिस्तान ने उसकी कीमत उस दिन से चुकानी शुरू की है। और आज तक वो जो डाउनफॉल शुरू हुआ है पाकिस्तान का, उसको ब्रेक नहीं लगी, वो जिम्मेदार है। और आपका क्या ख्याल है, जिसने इतना बड़ा जुर्म किया वो चुप करके बच के निकल जाएगा? सवाल है छोटे छोटे। पहला तो सवाल ये है कि आपकी सारी गुफ्तगू में जिन लोगों ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च को मुस्तरद किया है, आवाम ने मुस्तरद किया है, ज़िमनी इलेक्शन में वो अपनी 2 सीटें जीती हार गए, उनकी बेहतरी के लिए हुकूमती कारकर्दगी पर कोई आपने बात नहीं की, क्या ये आवाम के साथ रहती नहीं है? और दूसरा सवाल ये एक मिनट, देखें, हुकूमती कारकर्दगी की जो बात है वो पूरी कौम को नजर आ रही है। जो आप देख रहे हैं कि जब से इसहाक डार साहब वापस आए, डॉलर
को भी ब्रेक, ना सिर्फ ब्रेक लगी है बल्कि डॉलर 25-26 रुपए पीछे गया। ये है मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी। महंगाई को ब्रेक लगी है, उसके बाद आपके जो इधर उधर से जो ब्लॉकेजेस थी वो दूर हो रही हैं, पाकिस्तान को पैसा मिल रहा है। और उसके बाद आप ये देखें कि कल जो शहबाज शरीफ साहब ने तारीखी किसान पैकेज का उन्होंने अनाउंस किया, ये मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है उसका, ये मैं तो आज सियासी गुफ्तगू कर रही हूँ ना, हुकूमत जो है वो अपने काम में जुटी हुई। आज भी शहबाज शरीफ साहब चाइना गए, मुल्क की खातिर गए, इंशाअल्लाह ताला मुल्क के लिए बेहतरी कुछ होके आएगी उसमें। फिर आप ये देखें कि जब से मुस्लिम लीग नून आई है, मुस्लिम लीग नून के तमाम मुल्कों के साथ, जिसमें इमरान खान की नाअक्बत अंदेशी और स्टुपिडिटी ने और उसकी ईगो ने लड़ाइयां करा दी थी तमाम दोस्तों के साथ, उनको दुश्मनों की सफ में लाके खड़ा कर दिया था, तो आज उनके साथ ताल्लुकात की बहाली हो गई है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है चंद माह में मुस्लिम लीग नून की। और इंशाअल्लाह ताला थोड़ी सी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिली, थोड़ा सा और वक्त जैसे जैसे गुजरता जाएगा, इंशाअल्लाह ताला आवाम के लिए हर चीज में बेहतरी आती जाएगी। नवाज शरीफ साहब की अब ये कोशिश है कि जो 300 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं लोग, उनको फ्री बिजली मिले। अब हम उस चीज के लिए काम कर रहे हैं। जिम्मे सवाल ये है कि जैसा आपने कहा कि इमरान खान झूठा साबित हो चुका है और किसी भी केस में जो कुछ उन्होंने कहा था सब गलत साबित हुआ है, आवाम ने रिजेक्ट कर दिया है, तो सवाल ये है कि उनको उन मुकदमात में गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? अगर उनकी पॉपुलैरिटी खत्म हो गई है तो वो कहते हैं कि जी फिर हमें एक्सपेक्टेड कहा जाता है, तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं दिए जा रहे? हम हुकूमत नहीं मांग रहे, हम सिर्फ इलेक्शन मांग रहे हैं। अच्छा, गुस्सा ना करें आपसे। बात यह है कि मैं आपकी इस बात के साथ इत्तेफाक करती हूँ, जितनी फुर्तियां और जितनी जल्दबाजी दिखाई गई नवाज शरीफ साहब को सजा देने में, जिसने कुछ भी नहीं किया था, उसको एक अकामा पर आपने सजा दे दी, उसके लिए JIT बनाई, सब कुछ किया, तो ये सब जिसका जुर्म साबित हो चुका है, जिसके नाकाबिले तरदीद सबूत हैं, ये उसके लिए भी होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए, इसमें ताखीर नहीं होनी चाहिए। और फिर मैं ये कहूंगी कि अदलिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि एक चोर को, एक डाकू को, इस मुल्क के मुजरिम को कैफरे किरदार तक चोर और डाकू से आगे उदाहरण चले गए जनाब अरशद शरीफ साहब, जो कि पाकिस्तान के एक बड़े जर्नलिस्ट थे, उनका जिन हालात में मर्डर हुआ है केन्या में, और जो उसके पीछे अवामिल आ रहे हैं, और कहा गया इमरान खान साहब ने खुद तस्लीम किया कि उन्होंने उन्हें कहा कि आप बाहर जाएं। दूसरा जो थ्रेट अलर्ट था वो भी अब जाली और फरमाइशी साबित हो रहा है। अरशद शरीफ साहब की जो मौत, जिन हालात में, जिनका वज़ीर कानून ने भी कहा कि इनके ताने बाने जनाब इमरान खान साहब से मिलते हैं, उनका नाम आ रहा है, तो ये एक चोरी डकैती से आगे बात की, पाकिस्तानी सियासत में एक डिफरेंट एलिमेंट अब आ गया है। इस पे आपकी हुकूमत क्या करने जा रही है? यहाँ आपके पर्सनल व्यूज क्या है कि साथियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए या साथियों देखिए इस पे जुर्म हुआ है? बड़ा तौर पे दूसरा सदफ नहीं के साथ भी कहा जा रहा है कि धक्का दिया गया है कंटेनर पे, उसके साथी रिपोर्टर्स कह रहे हैं धक्का दिया गया, और जिन हालात में उसके खावन से साइन करवाए गए हैं खाने में बैठ के, इन दोनों चीजों पे क्योंकि साथी इस पे काफी बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। अरशद शरीफ साहब का कत्ल, भले वो मुखालिफ थे या किस तरह भी थे, लेकिन उसका अंजाम ये नहीं होना चाहिए था। बहुत अफसोस हुआ, और मैंने सुना उनके बच्चे भी कुछ की, मैंने तस्वीर देखी, तकलीफ हुई दिल को। लेकिन देखें बात यह है कि जब ARY के जो मालिक हैं सलमान इकबाल साहब, जब उनसे सवाल पूछे गए, जब सवाल उठे, मैं किसी पर, क्योंकि अभी कुछ साबित नहीं हुआ, इस पे कमीशन बन गया, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, करेगा भी, इसमें हकायक सामने आएंगे, उन हकायक के सामने आने तक मैं किसी पे इल्जाम, इतना संगीन इल्जाम मैं नहीं लगा सकती। लेकिन जिस तरह से उनकी डेथ का फायदा उठाया गया, सियासी फायदा उठाया गया, उससे मुझे तकलीफ हुई। जिस तरह उसको सियासी तौर पे कैश कराया गया, मुझे उससे तकलीफ हुई। और जब सलमान इकबाल साहब से सवाल पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ एक खत के जरिए जवाब देने पर इत्तफाक किया, और उसका लुब्बे लबाब ये था कि मैं पाकिस्तान आकर इन्वेस्टिगेशन का सामना नहीं करूंगा। तो जब आप ऐसी बात करेंगे तो आप पे सवाल तो उठेंगे। लोग तो बहुत कुछ कह रहे हैं कि केन्या में जो फार्म हाउस था वो किसका था, वो जो शख्स गाड़ी चला रहे थे वो किसका आदमी था। तो लोग तो ये कह रहे हैं, मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहती, मेरे पास हकायक नहीं, लेकिन
सबसे जो बड़ी इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस तहरीक इंसाफ के अपने बंदे ने की, फैसल दाऊदा साहब ने की, जिसमें उन्होंने होश उड़ा देने वाले जो हकायक के कौम के सामने रखे। तो बन गई है कमीशन, आई होप कि जल्दी कौम के सामने हो गया, उसका आ जाए, जो हकायक है वो आ जाए और आने चाहिए। और मैं ये समझती हूँ कि जिस से जो सवाल हुआ, चाहे वो सलमान इकबाल साहब हो, ये जवाब काबिल कबूल नहीं है कि मैं नहीं आ सकता पाकिस्तान, ये कोई जवाब है? सब देखे, मेरे पे कोई मुकदमा झूठा बना था, मुझे झूठी सजा हो गई, मैं और मेरे वाले तो वो काटने के लिए आ गए पाकिस्तान। हम तो लंदन में भी रह सकते थे तब, और हमें कहा जा रहा था सजा सुनाने के बाद कि लंदन से वापस ना आए, आप यहीं रहें। मेरी वालदा तो बीमार थी, मेरे पास तो कोई वजह थी यहाँ रुकने की। लेकिन जब आप बेकसूर होते हैं, बेगुनाह होते हैं, तो सब आपके ऊपर कोई इल्जाम लगता है, सबसे पहले आपका क्या रिस्पॉन्स होता है? ह्यूमन रिस्पॉन्स क्या होता है? ह्यूमन रिएक्शन क्या होता है? वो ये होता है कि मेरे पे झूठा इल्जाम लगा है, मैं इसको क्लियर करूंगी। मैं ये नहीं खत लिख के मैंने पाकिस्तान नहीं भेज दिया कि मैं नहीं आ रही, मेरी वालदा बीमार। आना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन का सामना करना चाहिए, उठने वाले सवालात के जवाबात देने चाहिए। ये जवाब नहीं है कि मैं वापस नहीं आऊंगा। एक सवाल ये है कि जमहूरी हुकूमतों के दौर में ही जत्थे इस्लामाबाद का रुख क्यों करते हैं, और बतौर डेमोक्रेटिक और बतौर एक पार्टी की सीनियर नायब सदर होने के नाते आप क्यों ये समझती हैं कि जो पिछले धरने थे उनके पीछे कोई ना कोई इदारा था, कोई ना कोई फर्द था या अफराद थे, लेकिन इस धरने के पीछे भी आपको कोई लगता है कोई इदारा है, या ये एक खुद से कोशिश की जा रही है? इदारा तो नहीं है, फर्द अफराद हो सकते हैं, कुछ एक दो। और मैं ये बता दूं कि तब वो जो 2014 का धरना था, उसमें तो ताकतवर तरीन अफराद उसके पीछे थे, वो तब भी कामयाब नहीं हो सका। तो ये वाला तो फिर पहले चलने से पहले ही नाकाम हो गया। मैडम, और जमहूरी दौर में ही ये जत्थे आते हैं इस्लामाबाद? वो इसलिए आते हैं भाई जत्थे, क्योंकि जमहूरी तरीके से उनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकती, उनका एजेंडा पूरा नहीं होता। तो अगर इतनी आपको अपनी इलेक्टोरल ताकत पे यकीन है, तो इस किस्म के हथकंडे क्यों कर रहे हैं? इलेक्शन का मैदान अभी ज्यादा दूर नहीं है, साल पड़ा हुआ है, आ जाएं मैदान में, देख लेंगे। काफी दबाव है, इमरान खान कहते हैं से बातचीत चल रही है, तो आप क्या समझते हैं? देखिए, बातचीत तो उन्होंने किस किस्म की बातचीत चल रही है वो तो उन्होंने बता दिया, और वो ये था कि रात को उनके पांव पकड़ते हैं, दिन को उनका गिरेबान पकड़ते हैं जब नाकामी होती है। जो ये चीज एस्टेब्लिशमेंट से मांग रहे हैं ना, जो बैसाखियां ये ढूंढ रहे हैं, जो नैपीज चेंज करने वाला ग्रुप ये ढूंढ रहे हैं, वो अब इनको नहीं मिलेंगे। और एस्टेब्लिशमेंट ने प्रेशर में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे नहीं लगता की, लेकिन बात यह है कि उनके झूठों से कोई नेशनल इंटरेस्ट को जो नुकसान पहुंचने का अंदेशा था, उसकी क्लैरिफिकेशन, उसकी जो काउंटर जो फैक्ट्स थे वो कौम के सामने लाने जरूरी थे। तो मैं इसको इस तरह देखती हूँ। बेटा, दावे तो करने बहुत आसान है। मैं तो आपको बता चुकी हूँ कि 2018 में पूरी स्टेट मशीनरी लगा के भी तुम नवाज शरीफ साहब को नहीं हटा सके, नहीं हरा सके। एंड में तुम्हें 5 दिन रिजल्ट्स रोक के RTS बैठाना पड़ा। तो इसीलिए तुम इतने डरपोक हो कि तुम्हारा पॉलिटिकल अपोनेंट मैदान से बाहर रहे तो तुम इलेक्शन जीत सकते हो, वरना तुम्हारा कोई चांस नहीं है। तो ज्यादा दूर नहीं है, इंशाल्लाह ताला वो बहुत जल्द अपने वतन जब वापस आएंगे, फिर मैं पूछूंगी इमरान खान साहब आप कहाँ गए? इंडिया की मीडिया ने बहुत सेलिब्रेट किया, उस वहां पे इंडिया में बड़ा जश्न मनाया गया। क्या पाकिस्तान की जो कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट, वो नोटिस ले सकती है? इमरान खान को गद्दारी का मुकदमा बन सकता है, उनको अदालत में लाना चाहिए। देखिए, बड़ी हैरान कुन बात है कि जो बात मतलब आपको दुश्मन की जरूरत नहीं, दुश्मन आपको अपना मोहरा समझ रहा है, और वो ये ना सिर्फ समझ रहा नहीं, वो बल्कि शादियाने बजा रहे हैं, बगलें बजा रहे हैं इनके स्टेटमेंट्स के ऊपर। और वो ये कह रहे हैं, मैं ट्वीट्स पढ़ी थी उनकी, वो ये कह रहे हैं कि जो काम हम नहीं कर सके वो इमरान खान ने कर दिया, और वो ये कह रहे हैं कि हमें उनको फंड करना चाहिए, हमें उनको सपोर्ट देनी चाहिए, हमें उनको मजबूत करना चाहिए। तो इसी से पता चलता है कि इस लॉन्ग मार्च के कितने मकरू अज़ाइम, और आप अपने ही इदारों पर हमला आवर हैं, अपने ही मुल्क पर हमला आवर हैं, अपने ही निजाम पर हमला आवर हैं।
ये मुल्क के दुश्मनों का काम है, ये पाकिस्तानी का काम नहीं हो सकता। इसीलिए मैं उनको कहती हूँ फॉरेन फंडेड फितना। 2 दिन पहले ऐसा का नाम लेते हुए कहा कि इन्होंने मरवा दिया अरशद शरीफ को, लेकिन उसका अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया गया, और वो आए रोज जिस दिन तकरीर करते हैं जरूर मानते। नहीं तो उनका तो काम ही है झूठ बोलना। तो मैं तो कह रही हूँ कि जिनके ऊपर उंगलियां उठी हैं उन्होंने तो एक खत लिख के माफी मांग ली कि भाई हम तो इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं हो सकते। पहले वज़ारत खजाना वज़ीर खजाना थे, उन हवाले से मियां साहब की हमने यहाँ भी सुना, वो खाइफ नजर आए, जो कीमतें बढ़ाई गई, जो बोझ डाला गया, उसको मुश्किल फैसले कहा गया। जब से डार साहब वापस गए हैं, सागदार साहब, जिस तरीके से डॉलर नीचे आया, तो क्या अब मियां साहब की क्या महसूसात हैं इस हवाले से, और उम्मीद नजर आ रहे हैं कि वो कंट्रोल कर लेंगे चीजों? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब किसी भी सियासी मफाद से ज्यादा, किसी भी हुकूमत से ज्यादा क्या चीज उनको अजीज है, जो कि नवाज शरीफ साहब को नहीं, हर पॉलिटिकल लीडर को, हर जमात के सरबराह को होनी चाहिए, हर अवामी नुमाइंदे को होनी चाहिए, वो है अवाम की फलाह बहबूद और उनकी बेहतरी, उनकी तकलीफात से उनको निजात देना, उनकी तकलीफात में जो है वो कमी लेकर आना। तो नवाज शरीफ साहब का मिफ्ता इस्माइल साहब से ना कोई जाती कोई रंजिश है, ना कोई झगड़ा है। उनकी बात ही, उनका 1 पॉइंट एजेंडा था कि महंगाई मत करो, पेट्रोल और डीजल की कीमतें मत बढ़ाओ, डॉलर को कंट्रोल करो, क्योंकि डॉलर से इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है, वरना वो इन्फ्लेशन जो है वो भी स्काई रॉकेट करती है। तो उनका यही था, उनका एक ही, और आज भी यही है। और जाहिर है आज जब डॉलर की जो पाकिस्तानी रुपए की जो वो पाकिस्तानी रुपया जो मुस्तहकम हुआ है, डॉलर नीचे आया है, उससे महंगाई पे फर्क पड़ा है। और आप ये देखें, जब से सागदार साहब आए हैं, पेट्रोल की, डीजल की कीमतों में इजाफा नहीं हो रहा। तो ये इससे बड़ी खुशी की और नवाज शरीफ साहब के लिए और हम सब के लिए और क्या बात है कि अवाम की जो, और मैंने ये सुना है कि, और इसका बहुत सख्त नोटिस नवाज शरीफ साहब ने लिया था, जो लोगों को बिजली के महंगे बिल आए और जो ज्यादा बिल आए, उसका उन्होंने बहुत नोटिस लिया। मुझे अब बहुत लोगों ने आके बताया कि इस महीने और पिछले महीने के जो बिल थे उनमें किसी कदर बहुत हद तक कमी आई है। तो ये इससे बड़ी खुशी की और क्या बात होगी कि अवाम को रिलीफ मिल रहा है, यही हमारा मकसद है। जी, दाऊद के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान जो है वो इस मार्च के पश्चिम वो अपनी मर्जी के आदमी की कायनाती के लिए प्रेशर डाल रहे हैं। तो अगर ऐसा मुमकिन होता है तो क्या मोदी जो है वो अपोज करेगी? देखिए, प्रेशर डालने की कोशिश तो करे, प्रेशर पड़ नहीं रहा। अब 2000 बंदों से क्या प्रेशर पड़ेगा? और भले मैं तो अभी भी कहती हूँ 2000 की बजाय 20,000 भी हो, तो किस चीज का प्रेशर? कल को कोई और 20,000 का जत्था लेके आ जाएगा और मुल्क के अहम जो मामलात है उसमें दखल अंदाजी करने की कोशिश करेगा, तो हम उसकी सुन लेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। उनको ये समझ लेना चाहिए कि हिज टाइम इज ओवर। थैंक यू। आखिरी क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग लास्ट क्वेश्चन के लिए आपका नाम लिया जा रहा है कि आपको जो है पार्टी में नजर करने के लिए मरीम नवाज का मुस्लिम लीग नून की सदर होना जरूरी है। आप क्या, अगर आप ये जिम्मेदारी दी गई तो कबूल करेंगे? इसके साथ अगर अभी कहा गया कि इमरान खान लोग मार्च छोड़ के चले गए और मुज़ाकरात हो रहे, एक बड़ा ब्रेकिंग न्यूज भी आई, क्या मुस्लिम लीग नून के और आपके नोटिस में कोई ऐसी बात है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं कि आप उसकी तस्दीक या तब्दील करती हैं? और अगर ऐवान सदर मुलाकात का गढ़ बनता है तो उसमें मुस्लिम लीग नून बतौर जमात शिरकत करेगी? देखिए, एक मिनट, आपका सवाल बहुत जरूरी और वो ये है, देखिए उसमें आपको पता होना चाहिए कि जब आपने सामने ऐसा कोई मतलब आप जहर उगल रहे हो, जलसों में खड़े होके कंटेनर पे चढ़ के आप जहर उगल रहे हो, तो फिर आप ये नहीं कहते कि हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं। मुज़ाकरात की बात आपकी अपनी पार्टी, आप खुद इसलिए करते हैं ताकि आपके जो लोग हैं उनको हौसला रहे कि भाई मुज़ाकरात चल रहे हैं, कोई ना कोई अच्छी चीज इससे सामने आ जाएगी। और वो अपने लोगों को, वो जैसे डूबते को तिनके का सहारा है ना, इनकी जमात को मुज़ाकरात का सहारा है। ना कोई मुज़ाकरात होंगे, ना होने चाहिए, और मुज़ाकरात सिर्फ इसी बात पे होने चाहिए कि इस किस्म की किसी शर को पाकिस्तान में फैलने की इजाजत नहीं दी। बहुत मुझे अगर PMLN की ऑर्गेनाइजेशन का टास्क मिलता है, मैं उसको बहुत जांफशानी से करूंगी, लेकिन
उसके लिए मुस्लिम लीग नून का सदर होना जरूरी नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज लंदन से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और इस हवाले से तज्जिए तबसरे शामिल करेंगे